क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपका बोल रहा है, वाई शुड ए मैग्नीशियम रिबन बी क्लीन बिफोर दी बर्निंग इन एयर। मैग्नीशियम रिबन को हम लोग क्लीन क्यों कर लेते हैं? जो मैग्नीशियम रिबन होता है इसको हम लोग क्लीन करते हैं जलाने से पहले विथ सैंड पेपर। सैंड पेपर से हम इसके सरफेस को, मैग्नीशियम के सरफेस पे जो लगा हुआ होता है आपका मटेरियल, उसको हम लोग क्या करते हैं, पहले क्लीन करते हैं, रब करते हैं ना। ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि अगर आप मैग्नीशियम रिबन को काफी समय तक छोड़ दोगे तो इसके सरफेस पे, मैग्नीशियम रिबन के सरफेस पे कुछ आपका मटेरियल जमा हो जाता है, दैट इज मैग्नीशियम ऑक्साइड, है ना। ये जो रॉ मटेरियल आपका जमा होता है वह होता है मैग्नीशियम ऑक्साइड। इसीलिए हम लोग जलाने से पहले इसके जो सरफेस पे जो रॉ मटेरियल जमा होता है मैग्नीशियम ऑक्साइड, इसको हम लोग क्लीन कर लेते हैं। फिर यहाँ पे आपको बैलेंस केमिकल इक्वेशन लिखना है। हाइड्रोजन H2 प्लस क्लोरीन, नेचर में क्लोरीन Cl2 मॉलिक्यूल के रूप में एग्जिस्ट करता है। और यहाँ पे हाइड्रोजन क्लोराइड H2 प्लस Cl2, और यहाँ पे आपका बन जा रहा है हाइड्रोजन क्लोराइड, है ना। तो यहाँ इधर आपका 2 हाइड्रोजन, इधर 2 क्लोरीन, तो यहाँ पे अगर मैं 2 लगा दूं तो आपका इधर तो कितने हाइड्रोजन एटम, 2 हाइड्रोजन एटम, इधर 2 क्लोरीन एटम। और इधर देखोगे तो एक HCl मॉलिक्यूल में, है ना, एक HCl मॉलिक्यूल में एक हाइड्रोजन एटम है और एक क्लोरीन एटम। अगर एक HCl मॉलिक्यूल में एक हाइड्रोजन एटम है तो 2 मॉलिक्यूल ऑफ HCl में कितने मॉलिक्यूल होंगे आपके? एक में तो एक था, तो 2 मॉलिक्यूल में कितने हाइड्रोजन एटम होंगे आपके? 2 हाइड्रोजन एटम। और एक मॉलिक्यूल HCl में आपका एक क्लोरीन एटम, तो 2 मॉलिक्यूल ऑफ HCl में कितने क्लोरीन एटम होंगे आपका? 2 क्लोरीन एटम होगा, है ना। ऐसे बेरियम क्लोराइड प्लस एल्युमिनियम सल्फेट, बेरियम क्लोराइड BaCl2 फार्मूला होता है बेरियम क्लोराइड का। एल्युमिनियम सल्फेट Al2SO4 का होल थ्राइस। और एक यहाँ पे क्या बना रहा है, बेरियम सल्फेट, मतलब बेरियम सल्फेट का फार्मूला BaSO4, और आपका हाइड्रोजन मतलब, नहीं, यहाँ पे एल्युमिनियम क्लोराइड, एल्युमिनियम क्लोराइड का फार्मूला AlCl3। तो इधर आपका एक बेरियम एटम, इधर एक बेरियम एटम, है ना। एक क्लोरीन एटम इधर है आपका, है ना। और इधर आपका नहीं, इधर 2 क्लोरीन एटम है। एक फार्मूला में आपका 2 क्लोरीन एटम है, तो इधर आपका एक क्लोरीन एटम है। तो यहाँ से मुझे देखो, इधर एल्युमिनियम एटम की संख्या कम है, इधर ज्यादा है, तो जिधर कम है उधर हम कुछ करेंगे। तो अगर मैं यहाँ से 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो 2 क्लोरीन एटम हो जाएंगे आपके, है ना। बट अब जैसे ही आप यहाँ पर 2 किए, है ना, उसके बाद यहाँ पे डिस्टर्ब हो गया। कैसे डिस्टर्ब हो गया? इधर देखोगे तो आपका क्लोरीन एटम की संख्या 2 है, इधर देखोगे एक एल्युमिनियम क्लोराइड में 3 क्लोरीन एटम, तो 2 एल्युमिनियम क्लोराइड में कितने मॉलिक्यूल होंगे, कितने क्लोरीन एटम होंगे? 2 मॉलिक्यूल ऑफ एल्युमिनियम क्लोराइड में आपके टोटल 6 क्लोरीन एटम हो जाएंगे। अब इधर क्लोरीन एटम की संख्या ज्यादा हो गई, 6 क्लोरीन एटम, इधर 2 क्लोरीन एटम। तो जिधर आपका क्लोरीन एटम कम है उधर हम कुछ करेंगे। तो अगर मैं इधर क्या कर दूं, 3 कर दूं, है ना, तो एक बेरियम क्लोराइड में आपका 2 क्लोरीन एटम, तो 2 में कितना, 2 बेरियम क्लोराइड मॉलिक्यूल में कितने, सॉरी, 3 मॉलिक्यूल ऑफ बेरियम क्लोराइड में कितने क्लोरीन एटम हो जाएंगे? 3 × 2 6 हो गया, है ना। अब देखो, अब इधर देखोगे तो क्लोरीन का तो झंझट खत्म हो गया, है ना, क्लोरीन का मामला सलट गया। बेरियम, अब चूंकि इधर 3 बेरियम एटम है, इधर तो आपका एक ही है, तो इधर 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, है ना। आप इधर देखोगे कितने सल्फेट आयन? 3 सल्फेट आयन। ऐसे यहाँ पे कितने सल्फेट आयन? 3 सल्फेट आयन। यानी ये आपका क्या होगा, बैलेंस हो गया, है ना। इसी तरीके से सोडियम प्लस वाटर, तो सोडियम प्लस वाटर को अगर आप बैलेंस करोगे, सोडियम प्लस वाटर क्या बन रहा है? सोडियम हाइड्रोक्साइड और प्लस हाइड्रोजन मतलब H2। इधर सोडियम एटम की संख्या एक, इधर सोडियम की एटम की संख्या एक है, कोई बात नहीं है। अब देखो, हाइड्रोजन इधर कितने हाइड्रोजन है? 2 हाइड्रोजन एटम इधर, एक हाइड्रोजन एटम इधर। बट इधर तो 2 ही है, केवल इधर 3 है आपके, 3 हाइड्रोजन एटम, और इधर 2 हाइड्रोजन एटम। अब दिक्कत आ गया, मुझे हाइड्रोजन एटम की संख्या क्या करनी है? इक्वल करनी है। तो अगर 3, इधर 3 हाइड्रोजन एटम है, इधर 2 हाइड्रोजन एटम है, तो मैं क्या करूं? अगर मैं इधर 3 से मल्टीप्लाई कर दूं, है ना, 3 से क्या करूं, मल्टीप्लाई कर दूं, और अच्छा 3 कर दूंगा तो 6 हो जाएंगे, तो 6 हो जाएंगे तो मुझे यहाँ पे 2 लिखना पड़ेगा, है ना। और फिर यहाँ पे मुझे 2 भी लिखना पड़ेगा।
अब डिस्टर्ब हो जा रहा है ना। 3 ऑक्सीजन एटम इधर, 2 ऑक्सीजन एटम, यानी यहाँ पे डिस्टर्ब हो जा रहा है। रुकिए बताता हूँ। इसके लिए मुझे सिंपल सा एक मेथड अप्लाई कर देना पड़ेगा। कुछ नहीं करना है आपको यहाँ पे। करना क्या है, सोडियम प्लस वाटर, H2O, क्या बन रहा है, सोडियम हाइड्रोक्साइड और प्लस हाइड्रोजन, है ना। एक सोडियम एटम, एक सोडियम एटम। अब यहाँ पे आपका 2 हाइड्रोजन एटम है ना, और यहाँ पे आपका देखोगे तो 3 हाइड्रोजन एटम आ रहा है। 2 हाइड्रोजन एटम इधर, एक हाइड्रोजन एटम इधर। अगर मैं यहाँ हाफ से मल्टीप्लाई कर दूं, तो चूंकि एक हाइड्रोजन मॉलिक्यूल में कितने आपके, एक मॉलिक्यूल में 2 हाइड्रोजन एटम, तो आधे आधे मॉलिक्यूल नहीं होता वैसे, आधा मोल होता है, हाफ मोल। एक मोल में आपका, एक मोल H2O में आपके कितने एटम थे, 2 एटम थे। एक एक H2O में 2 हाइड्रोजन एटम है ना। तो हाफ में कितना होगा, तो यहाँ पे आपका 2 × ½ कर दोगे अगर आप, और आपका यहाँ से निकल के आएगा 1, है ना। तो इधर ए आपका हो गया 1 एटम के इक्वल, और ए हो गया आपका 1 एटम, तो 1 1 2 हो गया, है ना। ऑक्सीजन एटम इधर 1, इधर ऑक्सीजन एटम 1 इधर। अब अगर इस आप हाफ को इलिमिनेट करना चाहते हो, तो आप दोनों पक्षों में, दोनों साइड में आप 2 से मल्टीप्लाई करो, तो इधर 2, इधर 2, इधर 2, और इधर आपका 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 1 हो जाएगा। यानी इसका जो बैलेंस केमिकल इक्वेशन आएगा वो आएगा 2 सोडियम प्लस 2 H2O, 2 NaOH, और प्लस H2O, है ना। इस तरीके से ये भी क्वेश्चन मेरा सॉल्व हो गया। ये फर्स्ट सॉल्व हो गया, सेकंड सॉल्व हो गया, थर्ड वाला बैलेंस केमिकल इक्वेशन लिखना है। सोडी सोल्यूशन ऑफ बेरियम क्लोराइड, बेरियम क्लोराइड मतलब BaCl2 का सोल्यूशन, मतलब एक्वस सोल्यूशन। बेरियम क्लोराइड का एक्वस सोल्यूशन, है ना। सोल्यूशन मतलब अब बेरियम क्लोराइड का सोल्यूशन कैसे बनेगा, तो बेरियम क्लोराइड को मुझे वाटर में डिजोल्व करना पड़ेगा, तो हमारा बनेगा बेरियम क्लोराइड का एक्वस सोल्यूशन, है ना। एंड सोडियम सल्फेट इन वाटर, भाई सोडियम सल्फेट, सोडियम सल्फेट का एक्वा सोल्यूशन इन वाटर, है ना। अब यहाँ पे क्या बोल रहा है, जब रिएक्ट करता है तो क्या देता है, इनसॉल्युबल बेरियम सल्फेट, यानी आपका इनसॉल्युबल क्या बनेगा, बेरियम सल्फेट। बेरियम सल्फेट का फॉर्मूला BaSO4, और सोल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड प्लस सोडियम, सोल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड, है ना। इसको बैलेंस मुझे करना है ना। तो इधर देखोगे तो आपका एक बेरियम, इधर एक बेरियम, इधर एक सल्फेट, इधर एक सल्फेट है आपका, 2 सोडियम, और इधर एक सोडियम है ना, इधर एक सोडियम है, तो यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो मेरा 2 सोडियम एटम हो जाएगा, और साथ ही साथ 2 क्लोरीन एटम हो जाएगा, क्योंकि एक सोडियम क्लोराइड में एक क्लोरीन एटम, तो 2 मॉलिक्यूल ऑफ सोडियम क्लोराइड में कितने क्लोरीन एटम, एक सोडियम क्लोराइड में एक क्लोरीन एटम है, तो 2 मॉलिक्यूल ऑफ सोडियम क्लोराइड में कितने क्लोरीन एटम हो जाएंगे, 2 हो जाएंगे। ये हमारा क्या हो जाएगा, बैलेंस हो जाएगा। इसी तरीके से अगर आप भी देखोगे तो सोडियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन इन वाटर, सोडियम हाइड्रोक्साइड मतलब NaOH का एक्वा सोल्यूशन, है ना। किसके साथ रिएक्ट करता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ में, क्या बनाता है, सोडियम क्लोराइड और प्लस वाटर। अब इसको मुझे बैलेंस करना है। अब कैसे बैलेंस करोगे, एक सोडियम एटम इधर, एक सोडियम एटम इधर हो गया, है ना। और चलो सोडियम का तो काम खत्म हो गया, सोडियम बैलेंस है। अब हाइड्रोजन और क्लोरीन को पहले देखो। सबसे लास्ट में हम लोग बैलेंस करते हैं हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन को। तो क्लोरीन इधर कितने हैं, क्लोरीन एटम 1, इधर क्लोरीन एटम 1, यानी क्लोरीन भी क्या आपका बैलेंस है। अब हाइड्रोजन देखोगे तो इधर 2 हाइड्रोजन एटम, इधर 2 हाइड्रोजन एटम बैलेंस है, और इधर एक ऑक्सीजन एटम और इधर एक ऑक्सीजन एटम, है ना। तो इसका मतलब हाइड्रोजन भी बैलेंस है और ऑक्सीजन भी बैलेंस है, दिस इज बैलेंस केमिकल इक्वेशन। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 4 देखोगे अगर आप, जो कि कुछ इस तरीके का है ना। क्या कह रहा है, सोल्यूशन ऑफ सबस्टांस एक्स इज यूज फॉर वाइट वॉशिंग। एक सबस्टांस, एक सब सबस्टांस एक्स, है ना, इसका जो सोल्यूशन होता है वो कहाँ पे यूज किया जाता है, व्हाइट वॉशिंग। व्हाइट वॉशिंग का मतलब दीवार पे पुताई के लिए, है ना। उस सबस्टांस का नाम लिखना है और उसका फार्मूला, तो वो सबस्टांस होता है आपका कैल्शियम ऑक्साइड। क्या होता है, कैल्शियम ऑक्साइड, जिसका एक और नाम है आपका क्विक लाइम।
क्विक लाइम, या इसी को हम लोग जनरली क्या बोल देते हैं, लाइम बोल देते हैं, लाइम, है ना। ये यूज होता है आपका, इसे जब वाटर में डिजोल्व करते हो आपका कैल्शियम ऑक्साइड को, यानी क्विक लाइम को जब वाटर में डिजोल्व करते हो तो आपका यहाँ पे वाटर में डिजोल्व होके बना लेता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। और ये जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है ये एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करता है और चेंज हो जाता है कैल्शियम कार्बोनेट में। और यही कैल्शियम कार्बोनेट आपका क्या होता है, चमकता है ना। चमकने का मतलब आपका ये आपका शाइनिंग करता है, शाइनिंग, दीवार पे शाइनिंग यही देता है। कैसे दीवारों पे जो पुताई के बाद में जो शाइनिंग आती है वह कैल्शियम कार्बोनेट के कारण से आती है ना। फिर आगे क्या बोल रहा है, राइट द रिएक्शन ऑफ सबस्टांस एक्स नेम इन द एबव विथ वाटर। ये जो सबस्टांस एक्स है इसका हम रिएक्शन लिखेंगे विथ वाटर, तो हमने ऑलरेडी यहाँ पे लिख दिया है। अब इसको बैलेंस करना चाहोगे तो कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, वैसे बैलेंस है ना, ये बैलेंस है। फिर अगला क्वेश्चन, व्हाई इज द अमाउंट ऑफ गैस कलेक्टेड इन वन मोल टेस्ट ट्यूब ड्यूरिंग द इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर डबल ऑफ द अमाउंट ऑफ कलेक्टेड इन द अदर। ऐसा क्यों होता है कि जब आप वाटर का हाइड्रोलिसिस करते हो, इलेक्ट्रोलाइसिस करते हो, वाटर का इलेक्ट्रोलाइसिस का मतलब वाटर में दो इलेक्ट्रोड आप डिप कर दो, है ना, वाटर में आप दो इलेक्ट्रोड क्या कर दो, डिप कर दो। और इसे आप इस इलेक्ट्रोड, यहाँ पे अगर मैं इलेक्ट्रोड को, ये इलेक्ट्रोड है आपके दो, है ना, यहाँ से अंदर से हमने होल बना दिया है ताकि वायर आपका गुजर सके यहाँ से। और यहाँ पे मैंने एक टेस्ट ट्यूब रख दिया इसके अंदर, इसे मैं एक टेस्ट ट्यूब के अंदर आपका, ये टेस्ट ट्यूब है ना, और दूसरा आपका टेस्ट ट्यूब इस तरीके से। अभी ये क्या है, आपका वाटर है, और यहाँ पे वाटर में क्या डिप है, आपके इलेक्ट्रोड डिप है, और एक आप एक्सटर्नली एक बैटरी से आपने जोड़ दिया। अब जैसे ही करंट फ्लो करवाओगे वैसे क्या हो जाएगा, जो वाटर होगा ना, वाटर का इलेक्ट्रोलाइसिस स्टार्ट हो जाएगा। इलेक्ट्रोलाइसिस अगर स्टार्ट हो जाएगा तो वाटर, आप जानते हो वाटर जो होता है जब ऑटो आयोनाइज होता है तो देता है क्या आपका, हाइड्रोनियम आयन एंड हाइड्रोक्साइड आयन। अब कैथोड पे क्या होता है आपका, रिडक्शन। कैथोड पे रिडक्शन का मतलब आपका यहाँ पे ये जो हाइड्रोनियम आयन होगा वह इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा, और आपका किसमें क्या होगा, यहाँ पे हाइड्रोजन गैस आपकी प्रोड्यूस होगी, इस तरीके से, है ना, हाफ H2O। अब यहाँ पे देखोगे हाइड्रोक्साइड आयन, तो हाइड्रोक्साइड आयन एनोड पे क्या होगा, एनोड पे ऑक्सीडेशन होता है, तो टू हाइड्रोक्साइड आयन आपका क्या होगा, आपस में जुड़ेंगे और क्या बनाएगा, H2O + O2, है ना, O2। ए दिस इज योर बैलेंस, यहाँ पे +2 इलेक्ट्रॉन, है ना। तो यहाँ पे देखोगे आपका आधा मोल, हाफ मोल क्या हो रहा है, हाइड्रोजन गैस लिबरेट हो रहा है, और एक मोल क्या है आपका, ऑक्सीजन गैस लिबरेट हो रहा है। तो हाफ मोल आपका क्या मिल रहा है, हाफ मोल आपको हाइड्रोजन गैस मिल रहा है इलेक्ट्रोलाइसिस करने पे, और वन मोल क्या मिल रहा है, ऑक्सीजन, वन मोल ऑक्सीजन गैस लिबरेट हो रहा है। हाफ मोल हाइड्रोजन गैस लिबरेट हो रहा है आपका कैथोड पे, और एक मोल आपका ऑक्सीजन गैस लिबरेट हो रहा है एट एनोड पे। तो यहाँ पे देख सकते हो कि जो आपका ऑक्सीजन गैस मिल रहा है ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलाइसिस वह आपका एक मोल है, और एक क्या है आपका हाफ मोल है हाइड्रोजन गैस। तो हाइड्रोजन गैस की अमाउंट जो है आपका देख सकते हो आधा है इन कंपेयर टू ऑक्सीजन, है ना। तो यही कारण है कि आपका जो वॉल्यूम का रेशियो आता है, इसका जो आपका वॉल्यूम होगा एट एनटीपी वो होगा 11.2 लीटर, और इसका जो वॉल्यूम होगा एट एनटीपी वह होगा 22.4 लीटर, है ना। तो यानी इसका मतलब वो ऑक्सीजन का जो वॉल्यूम आ रहा है वह 2 गुना है इन कंपेयर टू वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन गैस। तो यहाँ पे यही चीज बताई गई है कि वाटर कंटेन हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन इन द रेशियो ऑफ 2:1 बाई वॉल्यूम, द गैस हैविंग डबल वॉल्यूम इज हाइड्रोजन, है ना।
अगर H2O को अगर ब्रेक करोगे, जब वाटर में आप इलेक्ट्रिसिटी पास करते हो, तो ए अगर ये ब्रेक होगा तब देगा आपका H2O प्लस हाफ O2, है ना। इसका मतलब हुआ कि हाइड्रोजन जो आपको मिलेगा वह दो गुना मिलेगा इन कंपेयर टू ऑक्सीजन। यानी हाइड्रोजन गैस का जो वॉल्यूम होगा वह दो गुना होगा इन कंपेयर टू ऑक्सीजन। तो अगर मैं वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन एंड वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन की बात करूं वाटर में, तो हाइड्रोजन का वॉल्यूम दो गुना है इन कंपेयर टू वाटर। इसीलिए एक टेस्ट ट्यूब में जो आपकी गैस मिलती है वह दो गुना मिलती है इन कंपेयर टू अदर टेस्ट ट्यूब में जो गैस है उसकी तुलना में। अगला है आपका क्वेश्चन कि यहाँ पे, सर यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6, व्हाई डज कलर ऑफ कॉपर सल्फेट चेंज व्हेन एन आयरन नेल डिप इन इट। कॉपर सल्फेट सोल्यूशन का जो कलर होता है वह क्यों डिसअपियर हो जाता है, चेंज क्यों हो जाता है जब हम कॉपर सल्फेट के सोल्यूशन में आयरन की एक कील, आयरन नेल, आयरन नेल को हम लोग डिप करते हैं। कॉपर ए है आपका कॉपर सल्फेट सोल्यूशन, जो इसका कलर होता है ब्लू कलर का, है ना। तो जब आप आयरन नील इसमें डिप करते हैं तो आयरन जो होता है वह कॉपर सल्फेट के साथ रिएक्ट करके कॉपर को डिस्प्लेस कर देता है उसके पोजीशन से, और बना लेता है फेरस सल्फेट। और कॉपर जो होगा वो, आयरन क्या करेगा, इस कॉपर को भगा देगा, बाहर निकाल देगा और यहाँ पे खुद आके बैठ जाएगा, कॉपर बाहर निकल जाएगा इस तरीके से। अब चूंकि जो फेरस सल्फेट होता है वह ग्रीन ग्रीन किस कलर का होता है, ग्रीन कलर का, लाइट ग्रीन कलर का होता है। इसीलिए चूंकि ये ब्लू कलर का था, एक ग्रीन कलर का है, तो धीरे धीरे देखोगे कलर क्या हो जाएगा आपका, ब्लू से ग्रीन कलर का हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इन हियर देर इज रिएक्शन अकर्स इन विच आयरन डिस्प्लेस कॉपर फ्रॉम दियर सोल्यूशन and form the ferrous sulfate which is light green color. So color of copper sulfate solution will be changed with time and change into light green color। कलर इसलिए चेंज हो जाता है क्योंकि आयरन क्या करता है, कॉपर को उसके सोल्यूशन से डिस्प्लेस कर देता है। आयरन जो होता है वो मोर रिएक्टिव होने की वजह से, अभी मोर रिएक्टिव होने का मतलब ए ज्यादा पावरफुल है, एक कम पावरफुल है, तो इसको तो परेशान करेगा, इसको यहाँ से भगा देगा। और जब भगा देगा, अब पावरफुल व्यक्ति तो गरीब व्यक्ति को भगा ही देगा, है ना। यहाँ से कॉपर को हटा देगा, इसके पोजीशन से डिस्प्लेस कर देगा। फिर कह रहा है गिव एन एग्जांपल ऑफ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन अदर देन द रिएक्शन। ये जो रिएक्शन है आपका एक डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, इसके अलावा बात करोगे यहाँ पे आपका दिया ही गया है। तो यहाँ पे देख सकते हो कि आपका जब रिएक्शन के पश्चात में क्या बन रहा है, सिल्वर क्लोराइड। यानी ये जो सिल्वर के साथ पहले नाइट्रेट था, अब सिल्वर के साथ क्लोरीन आ गया यहाँ पे, है ना। यानी ऐसा लग रहा है कि आपका यहाँ से आपका क्लोरीन यहाँ पे नाइट्रेट को डिस्प्लेस कर दिया, और नाइट्रेट ने किसको डिस्प्लेस कर दिया, क्लोरीन को डिस्प्लेस कर दिया। अगर क्लोरीन यहाँ पे आ गया तो बनेगा सोडियम सिल्वर क्लोराइड, अगर नाइट्रेट यहाँ पे आ गया तो बनेगा सोडियम नाइट्रेट, है ना। यानी यहाँ पे इन दोनों कंपाउंड ने आपस में आयन का एक्सचेंज कर लिए हैं, इसीलिए इसका नाम है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ऐसा रिएक्शन जिसमें टू कंपाउंड एक्सचेंज दियर आयन आर कॉल्ड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 8 आपका बोल रहा है कि आइडेंटिफाई द सबस्टांस ऑक्सीडाइज एंड सबस्टांस रिड्यूस इन द रिएक्शन। तो यहाँ पे रिएक्शन कुछ इस तरीके से दिया गया है, इसमें मुझे आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा सबस्टांस आपका ऑक्सीडाइज होगा और कौन सा सबस्टांस आपका रिड्यूस होगा, है ना। तो अगर आप देखोगे तो चूंकि यहाँ पे सोडियम था और यहाँ पे सोडियम ऑक्साइड, है ना, तो सोडियम जब ऑक्सीजन ऐड होगा तो क्या होगा, ऑक्सीजन ऐड होने पे, ऐसा रिएक्शन जिसमें ऑक्सीजन ऐड होता है उसे हम क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन रिएक्शन। यानी एक किस टाइप का रिएक्शन है आपका, ऑक्सीडेशन रिएक्शन है। और ऑक्सीजन जिस सबस्टांस के साथ ऐड होगा वो सबस्टांस क्या हो जाएगा आपका, वो सबस्टांस आपका ऑक्सीडाइज हो जाएगा। यानी ऑक्सीडाइज कौन हो रहा है आपका, ऑक्सीडाइज होगा आपका सोडियम, है ना। ऑक्सीडाइज कौन होगा, सोडियम आपका ऑक्सीडाइज हो जाएगा।
और ऑक्सीजन क्या होगा यहाँ पे, ऑक्सीजन खुद क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा, रिड्यूस, है ना। इसी तरीके से यहाँ पे देखोगे तो क्यूप्रिक ऑक्साइड प्लस H2O, यहाँ पे कॉपर प्लस H2O। तो यहाँ पे देखोगे क्योंकि इस यहाँ पे कॉपर के साथ ऑक्सीजन था, है ना। अब यहाँ पे कॉपर अकेले है, यानी यहाँ से यहाँ पे जाओगे तो ऑक्सीजन आपका बाहर निकल जा रहा है। अब जब ऑक्सीजन बाहर अगर निकल रहा है तो हम लोग बोलेंगे इसको कि यहाँ पे आपका यहाँ से यहाँ पे एक किस टाइप का रिएक्शन हो रहा है, यहाँ से यहाँ पे जा रहा है तो ऑक्सीजन बाहर निकला, और ऑक्सीजन का बाहर निकलना आपका रिडक्शन कहलाता है। क्या कहलाता है, रिडक्शन। यहाँ पे देखोगे हाइड्रोजन, यहाँ पे H2O, यानी यहाँ पे यहाँ से यहाँ पे जाओगे तो ऑक्सीजन आपका ऐड हो रहा है, ऑक्सीजन ऐड होगा तो क्या बोलेंगे, ऑक्सीडेशन, है ना। यहाँ पे यहाँ से यहाँ पे रिडक्शन रिएक्शन हो रहा है, और यहाँ से यहाँ तक ऑक्सीडेशन रिएक्शन। अब सबस्टांस कौन ऑक्सीडाइज हो रहा है, कौन रिड्यूस हो रहा है, तो चूंकि यहाँ पे ऑक्सीजन बाहर निकल रहा है, ऑक्सीजन बाहर निकलने के मतलब रिडक्शन हो रहा है, और अगर रिडक्शन हो रहा है तो इसका मतलब ये जो सबस्टांस है आपका रिड्यूस हो रहा है ना। और ये सबस्टांस यहाँ पे आपका इसके साथ में आपका ऑक्सीजन आके ऐड हो रहा है, और ऑक्सीजन ऐड हो रहा है मैंने ऑक्सीडाइज हो रहा है, यानी ये आपका ऑक्सीडाइज हो रहा है ना। अगला क्वेश्चन कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द रिएक्शन इज करेक्ट, लेड इज गेटिंग रिड्यूस। यहाँ पे देखोगे लेड ऑक्साइड था, यहाँ पे लेड था, तो यहाँ से यहाँ पे जाओगे तो ऑक्सीजन आपको बाहर निकल रहा है, और ऑक्सीजन बाहर निकल रहा है, यानी ये यहाँ से यहाँ पे क्या हो रहा है आपका, ऑक्सीजन का बाहर निकलना रिडक्शन, है ना। तो ये इसका मतलब हुआ कि ये क्या हो रहा है आपका, लेड ऑक्साइड रिड्यूस हो रहा है, क्या हो रहा है, लेड ऑक्साइड आपका रिड्यूस हो रहा है ना। और यहाँ से यहाँ पे जा रहे हो, देख रहे हो कि कार्बन के साथ में यहाँ पे ऑक्सीजन आ गया, इसका मतलब ऑक्सीजन ऐड हुआ है इस कार्बन से। अगर ऑक्सीजन ऐड हुआ है तो इस सबस्टांस का क्या होगा, ऑक्सीडेशन, क्या होगा, ऑक्सीडेशन। तो लेड इज गेटिंग रिड्यूस, लेड जो था आपका वो रिड्यूस हो गया, करेक्ट, है ना। यहाँ पे जो लेड है वो क्या हो रहा है आपका, रिड्यूस हो जा रहा है, दिस इज करेक्ट। कार्बन डाइऑक्साइड इज गेटिंग ऑक्सीडाइज, नहीं, कार्बन डाइऑक्साइड नहीं आपका ऑक्सीडाइज हो रहा है, कार्बन ऑक्सीडाइज हो रहा है यहाँ पे, है ना। यानी ये आपका फॉल्स है। कार्बन इज गेटिंग ऑक्सीडाइज, या करेक्ट, और लेड ऑक्साइड इज गेटिंग रिड्यूस, करेक्ट, है ना। कार्बन, लेड ऑक्साइड क्या हो रहा है आपका, रिड्यूस हो रहा है, ट्रू। यानी फर्स्ट, थर्ड और फोर्थ ना, ए लेड इज गेटिंग रिड्यूस। यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन, फर्स्ट जो आपका था बोल रहा था कि लेड इज गेटिंग रिड्यूस, जो लेड है क्या वो रिड्यूस हो रहा है, तो यहाँ पे लेड आपका रिड्यूस नहीं हो रहा है, बल्कि क्या हो रहा है आपका, लेड ऑक्साइड रिड्यूस हो रहा है, यानी ये भी आपका क्या है, गलत है। अगर ये गलत है तो आपका कौन सा ऑप्शन इनकरेक्ट है, फर्स्ट एंड सेकेंड, है ना, फर्स्ट एंड सेकेंड, इस तरीके से। यहाँ पे बोल रहा है क्या, कि फेरिक ऑक्साइड प्लस एल्यूमिनियम, ये आपका हो रहा है इस रिएक्शन में आपका एक किस टाइप का रिएक्शन है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो एक सबस्टांस है, एक रिएक्टेंट है और एक रिएक्टेंट है ना। यहाँ पे एल्यूमिनियम ऐसा कर रहा है कि एल्यूमिनियम आयरन को यहाँ से हटा दे रहा है ना, यहाँ से हटा दे रहा है और यहाँ पे खुद आ जा रहा है, तो बन जा रहा है एल्यूमिनियम ऑक्साइड, और आयरन आपका बाहर निकल जा रहा है। बाहर इसलिए निकल रहा है क्योंकि यहाँ पे एल्युमिनियम ने क्या किया, आयरन को भगा दिया, और भगा कर जब आयरन को भगा देगा तो यहाँ पे खुद आ जाएगा, तो बनेगा एल्युमिनियम ऑक्साइड, और आयरन आयरन बाहर निकल जाएगा। यानी ये है, यहाँ पे एक टाइप का क्या है, किस टाइप का रिएक्शन है, एक एलिमेंट आपका दूसरे एलिमेंट को डिस्प्लेस कर दे रहा है फ्रॉम दियर पोजीशन, इसका मतलब आपका ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है।
है ना। अच्छा, व्हाट हैपन व्हेन डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड एडेड टू आयरन फिलिंग। जब आयरन, है ना, ये है आपका डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड का मतलब HCl, है ना। तो इस डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड में जब आप आयरन फिलिंग, मतलब आयरन के छीलन को इसमें आप क्या करते हो, पोर्ड मतलब क्या करते हो, ऐड करते हो आयरन की छीलन को, तो आयरन जो होता है आपका वो पता है मेटल है ना। और इसका जो पोजीशन है रिएक्टिविटी सीरीज में, वो हाइड्रोजन से ऊपर है। क्या है, हाइड्रोजन से ऊपर है इसका पोजीशन। कहाँ पे, रिएक्टिविटी सीरीज में। इसका मतलब हुआ जो हुआ आपका ए, कि आयरन जो ऊपर है, एबव है किसके, हाइड्रोजन के, यानी आपका जो आयरन हो रहा है वह मोर रिएक्टिव है इन कंपेयर टू हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन को क्या करेगा यहाँ पे, आयरन डिस्प्लेस कर देगा। अगर डिस्प्लेस कर देगा तो हाइड्रोजन यहाँ से रिमूव हो जाएगा, और यहाँ पे आपका खुद आयरन आ जाएगा, तो बनेगा FeCl2, और आपका हाइड्रोजन गैस बाहर निकल जाएगा, हाइड्रोजन हाइड्रोजन गैस के रूप में बाहर निकल जाएगा। तो यहाँ पे हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होगी। हाइड्रोजन गैस एंड आयरन क्लोराइड आर प्रोड्यूस, करेक्ट। क्लोरीन गैस एंड आयरन हाइड्रोक्साइड, गलत। नो रिएक्शन, ये भी गलत है। आयरन साल्ट एंड वाटर, वाटर तो बन ही नहीं रहा है यहाँ पे भाई, ये भी गलत है ना। क्वेश्चन नंबर 11 हो गया, 12 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 देखोगे तो बोला है व्हाट इज बैलेंस केमिकल इक्वेशन, व्हाई शुड केमिकल इक्वेशन बी बैलेंस। तो बैलेंस केमिकल इक्वेशन क्या होता है, ऐसा केमिकल इक्वेशन इन इन विच टोटल नंबर ऑफ एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट in the LHS side will be equal to total number of atom in the RHS side of different element, है ना। और हम किसी केमिकल इक्वेशन को बैलेंस क्यों करते हैं, हम किसी केमिकल इक्वेशन को बैलेंस इसलिए करते हैं क्योंकि जब भी कोई रिएक्शन होता है तो रिएक्शन कुछ नियम का पालन करता है ना। वो 3 नियम यहाँ पे लागू होते हैं, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ डेफिनिट प्रोपोर्शन और लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, मल्टीप्लिकेटिव प्रोपोर्शन। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास कहता है कि किसी भी केमिकल रिएक्शन में मास न तो क्रिएट किया जा सकता है और न ही डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। इसीलिए हम लोग किसी केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करते हैं, कंजर्वेशन ऑफ मैटर। फिर कह रहे हैं ट्रांसलेट द फॉलोइंग स्टेटमेंट इनटू केमिकल इक्वेशन एंड देन बैलेंस। हाइड्रोजन गैस कंबाइन विथ नाइट्रोजन टू फॉर्म द अमोनिया। हाइड्रोजन जब आपका कंबाइन करता है नाइट्रोजन के साथ में तो क्या बनाता है, अमोनिया, NH3। अब इसको बैलेंस करना है, तो इधर आपका 2 नाइट्रोजन एटम, तो यहाँ पे 2 लगा दूंगा। 6 हाइड्रोजन एटम हो गए, तो यहाँ पे 3 लगाना पड़ेगा। फिर हाइड्रोजन सल्फाइड गेट बर्न इन एयर। हाइड्रोजन जो सल्फाइड होता है वह एयर में बर्न करता है, मतलब बर्न करने का मतलब ऑक्सीजन के साथ में रिएक्शन, है ना। और जब ये आपका बर्न करेगा हाइड्रोजन ऑक्साइड, हाइड्रोजन सल्फाइड इन एयर, है ना, बर्न करने का मतलब ऑक्सीजन का, ऑक्सीजन के साथ में रिएक्शन, तो क्या बनाएगा आपका, वाटर मतलब H2O और प्लस सल्फर डाइऑक्साइड, है ना। अब इसको बैलेंस भी करना है मुझे भाई, तो इधर 2 हाइड्रोजन एटम, इधर 2 हाइड्रोजन एटम, इधर एक सल्फर एटम, इधर एक सल्फर एटम, इधर कितने ऑक्सीजन एटम हो गए, 3 ऑक्सीजन एटम, है ना। 3 ऑक्सीजन एटम, इधर 2 ऑक्सीजन एटम। तो मैं क्या करूं, मैं काम करता हूँ यहाँ पे। अब हाइड्रोजन को और सल्फर, हाइड्रोजन भी बैलेंस है और सल्फर भी बैलेंस है, तो मैं काम करता हूँ यहाँ पे। 3 है ना, तो मैं काम करता हूँ, अगर मैं यहाँ पे आपका 2 लगा दूं, है ना, अगर यहाँ पे मैं 2 लगा दूं तो सल्फर एटम की संख्या 2 हो जाएगी, तो मुझे इधर 2 लगाना पड़ेगा। अब हाइड्रोजन 4 हो गए, तो यहाँ पे मुझे 2 लगाना पड़ेगा, है ना। तो 2 2 4 से कितने, इधर कितने ऑक्सीजन एटम आपके, 4, और इधर 2, 4 2 6, 6 ऑक्सीजन एटम हो गए ना, तो इधर मुझे 3 लगाना पड़ेगा। दिस इज योर बैलेंस केमिकल इक्वेशन।
इसी तरीके से बेरियम क्लोराइड रिएक्ट विथ एल्युमिनियम सल्फेट टू गिव एल्युमिनियम क्लोराइड एंड प्रिसिपिट ऑफ बेरियम सल्फेट आर फॉर्म। ये तो अभी मैंने जस्ट अभी थोड़े कुछ देर पहले इसको मैंने बैलेंस किया था। यही सेम केमिकल इक्वेशन दिया गया था वहां पे। पोटेशियम मेटल रिएक्ट विथ वाटर प्रोड्यूस पोटेशियम हाइड्रोक्साइड KOH और हाइड्रोजन गैस। यहाँ पे बैलेंस करने के लिए मुझे दो लगाना पड़ेगा, यहाँ पे दो, है ना। आपका अब बैलेंस हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, है ना। मुझे इन सारे केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करना है। क्या बोल रहा है, HNO3 कैल्शियम सल्फेट, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो इधर कैल्शियम एटम, एक कैल्शियम एटम, है ना। इधर नाइट्रेट कितने हैं, वन नाइट्रेट, इधर टू नाइट्रेट है, तो मैं यहाँ पे दो लगा देता हूँ। ये आपका NO3 का मतलब नाइट्रेट, है ना। इधर नाइट्रेट कितने हैं, एक, इधर आपके नाइट्रेट दो, यहाँ पे दो लगा दिया तब हो गया आपका HNO3 में। जब मैंने यहाँ पे नहीं लगाया था दो, तब मेरा नाइट्रेट कितना था, वन, है ना। यहाँ पे नाइट्रेट था वन, इधर था नाइट्रेट, होल ट्वाइस है ना, तो अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो आपका टू नाइट्रेट हो जाएगा। तो यहाँ पे मुझे टू नाइट्रेट था, इसीलिए मुझे यहाँ पे दो लगाना पड़ा, है ना। अब दो हाइड्रोजन एटम इधर आपके LHS साइड में, और इधर भी आपका टू हाइड्रोजन एटम, है ना। इधर देखोगे कैल्शियम हाइड्रोजन और हाइड्रोजन, नहीं, इधर टोटल आपके चार हाइड्रोजन हो गए ना, चार हो गए, तो मुझे यहाँ पे दो लगाना पड़ेगा, है ना। अब ये क्या हो जाएगा, बैलेंस हो जाएगा। इधर टू ऑक्सीजन एटम, इधर भी टू ऑक्सीजन एटम, ऐसे यहाँ पे है, इसको बैलेंस करोगे। अब बैलेंसिंग वाला मुझे नहीं लगता कि यहाँ पे तो इधर आपके एक सोडियम एटम, इधर दो, तो इधर दो लगाना पड़ेगा, है ना। दो कहाँ हो गए, हाँ दो हो गए। अब सल्फेट कितने हैं, वन, इधर सल्फेट वन है, वन सल्फेट। इधर आपका टोटल चार हाइड्रोजन, है ना। इधर आपका टू है, तो इधर दो करना पड़ेगा, H2O। और इधर आपका देखोगे टू ऑक्सीजन एटम, इधर टू ऑक्सीजन एटम, ये बैलेंस हो गया। इसी तरीके से यहाँ पे देखोगे एक सोडियम एटम, इधर एक सोडियम एटम, इधर एक नाइट्रेट, इधर एक नाइट्रेट, सही है। सिल्वर इधर एक, इधर सिल्वर एक है। क्लोरीन इधर एक, इधर भी क्लोरीन एक है, तो ये तो आपका ऑलरेडी बैलेंस है। यहाँ पे बेरियम एक एटम, इधर बेरियम का एक एटम, इधर सल्फेट का एक एटम, इधर सल्फेट का एक एटम, और इधर आपका हाइड्रोजन एटम की संख्या वन है, और यहाँ पे दो है ना। तो मैं यहाँ पे दो लगाना पड़ेगा मुझे। अब इधर दो क्लोरीन एटम हो गए, और इधर भी टू क्लोरीन एटम है, तो ये आपका क्या है, बैलेंस है। तो अब हम बैलेंसिंग वाला जो चीजें होंगी ना, उसको हम नहीं करेंगे, क्योंकि बैलेंसिंग तो आप खुद भी कर सकते हो, है ना। एक खुद से ट्राई करोगे तो अच्छा रहेगा। बैलेंसिंग में हम बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन लगाते हैं, अच्छे वाले क्वेश्चन। ये सब बहुत लल्लू पंजू वाली क्वेश्चन है। बैलेंसिंग करना तो बहुत आसान होता है। एक कौन सा रिएक्शन, हाँ यहाँ पे आप देख सकते हो, आपका ये जो क्वेश्चन है, वाई रेस्पायरेशन कंसीडर इज एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन। रेस्पायरेशन को हम लोग एक्सोथर्मिक रिएक्शन के रूप में कंसीडर क्यों करते हैं, क्योंकि एक्सोथर्मिक रिएक्शन में होता क्या है कि हमारी बॉडी में जब हम फूड लेते हैं, तो फूड जो होता है हमारा लास्ट में जाके ग्लूकोज में चेंज हो जाता है, और जब हमें एनर्जी की जरूरत पड़ती है, तो यही ग्लूकोज जो होता है आपका ब्रीथिंग के दौरान जो ऑक्सीजन आपका लाया जाता है फेफड़े द्वारा, वो क्या करता है, यहाँ पे जो ग्लूकोज हमारी बॉडी में ग्लूकोज स्टोर होता है फूड के लेने के कारण से, वह उस ग्लूकोज का कंबंशन होता है। कंबंशन का मतलब दहन, दहन का मतलब बर्निंग, बर्निंग का मतलब ऑक्सीजन के साथ में रिएक्शन। और जब आपका ग्लूकोज का कंबंशन होता है, तो बनता है कार्बन डाइऑक्साइड प्लस H2O, प्लस एनर्जी आपकी रिलीज होती है एटीपी के फॉर्म में। यहाँ पे बैलेंस करो सिक्स,
6, है ना। और इधर आपके कितने हो गए, 12 ऑक्सीजन हो गए। तो इधर आपको लिखना पड़ेगा कितना, नहीं इधर 18 ऑक्सीजन है ना, इधर आपको 6 लगाना पड़ेगा। तो हम रेस्पायरेशन को एक्सोथर्मिक रिएक्शन इसलिए कंसीडर करते हैं क्योंकि जब रेस्पायरेशन में होता क्या है कि आपका ऑक्सीजन जो होता है, सर ग्लूकोज जो होता है, ग्लूकोज का कंबंशन होता है, कंबंशन होने पे एनर्जी प्रोड्यूस होती है एटीपी के फॉर्म में। तो अगर किसी रिएक्शन में एनर्जी आपकी रिलीज हो रही है, बाहर निकल रही है, वो आपकी हीट के फॉर्म में या लाइट के फॉर्म में या किसी और चीज के फॉर्म में, तो हम लोग बोलेंगे एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ऐसा रिएक्शन जिसमें हीट आपका लिबरेट होता हो, एनर्जी रिलीज होती हो, तो ऐसे रिएक्शन को हम लोग बोलते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन। इसीलिए कंसीडर किया जाता है आपका रेस्पायरेशन को हम लोग एक्सोथर्मिक रिएक्शन इसलिए कंसीडर करते हैं क्योंकि ड्यूरिंग द रेस्पायरेशन ग्लूकोज बर्न and produce carbon dioxide, water, and energy. So energy in this reaction, energy is released. So respiration is an exothermic reaction, है ना। अगला क्वेश्चन आपका है 20। क्वेश्चन नंबर 20 है आपका कुछ इस तरीके से कह रहा है, राइट वन इक्वेशन ईच ऑफ द डिकम्पोजिशन रिएक्शन वेयर एनर्जी सप्लाइड इन द फॉर्म ऑफ हीट, लाइट और इलेक्ट्रिसिटी। तो जो आपका डिकम्पोजिशन रिएक्शन होता है वह 3 टाइप का होता है। कौन कौन, तो 3 टाइप के कौन कौन से होते हैं भाई। एक होता है आपका थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन, एक होता है आपका फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन रिएक्शन, और एक होता है आपका इलेक्ट्रोलाइसिस। थर्मल का मतलब हीट, यानी हीट दे करके अगर आप किसी कंपाउंड को ब्रेक करते हो, तोड़ते हो, डिकम्पोज करते हो, तो हम लोग बोलेंगे थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। जैसे कैल्शियम कार्बोनेट है ना, कैल्शियम कार्बोनेट को अगर हीट करोगे तो आपका कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होगा। ऐसे फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन रिएक्शन का मतलब ऐसा रिएक्शन जिसमें आपका, ऐसा रिएक्शन जिसमें आपका लाइट के प्रेजेंस में, लाइट के प्रेजेंस में आपका कोई कंपाउंड अगर ब्रेक हो रहा है तो हम लोग बोलेंगे फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। फोटो का मतलब होता है लाइट, फोटो का मतलब फोटान होता है, और फोटान का मतलब आपका जो लाइट होता है वो फोटान के रूप में ही रहता है ना। तो ऐसा रिएक्शन, दो रिएक्शन विच अकर्स, दो डिकम्पोजिशन रिएक्शन विच अकर्स इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट आर कॉल्ड फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। और सबसे बेस्ट एग्जांपल है आपका सिल्वर क्लोराइड जो होता है, जो कि आपका व्हाइट कलर का होता है। अगर इस पे हम लाइट एक्सपोज कर दें तो आपका ये डिकम्पोज होके क्या देता है, सिल्वर अलग हो जाएगा और क्लोरीन अलग हो जाएगा। और इसका जो कलर होगा सिल्वर का, वो होगा आपका ग्रे कलर का, है ना। यानी यहाँ पे आपका क्या होगा, जो व्हाइट कलर सबस्टांस होगा वह ग्रे कलर सबस्टांस में चेंज हो जाएगा, है ना। ये आपका इंपॉर्टेंट, वेरी फेमस इज मतलब रिएक्शन ऑफ फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन। ऐसी इसी तरीके से सिल्वर ब्रोमाइड भी ऐसे ही करता है। सिल्वर ब्रोमाइड के ऊपर भी अगर लाइट आप एक्सपोज करोगे तो आपका सिल्वर ब्रोमाइड ब्रेक होगा सिल्वर प्लस ब्रोमीन में, है ना। सिल्वर जो होगा आपका वो ग्रे कलर का होता है, और ये जो सिल्वर ब्रोमाइड होता है ये आपका व्हाइट कलर का होता है। और इलेक्ट्रिकल डिकम्पोजिशन रिएक्शन में इलेक्ट्रोलाइसिस का मतलब हो गया आपका, ऐसा इलेक्ट्रो का मतलब होता है इलेक्ट्रिसिटी, है ना। ऐसा ऐसा डिकम्पोजिशन रिएक्शन जिसमें आपका लाइट पास करने पे हैपन होता है, घटित होता है, ऐसे रिएक्शन को हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइसिस। इलेक्ट्रोलाइसिस क्या है, इलेक्ट्रोलाइसिस इज दैट टाइप ऑफ रिएक्शन इन विच when an electricity are passed through the molten state of a compound or aqueous solution of compound, the compound decompose are called electrolysis, है ना। जैसे वाटर के, वाटर तो वैसे कंडक्टर नहीं होता है आपका इलेक्ट्रिसिटी का, इसमें से इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं होता, बट अगर आप थोड़ा सा अमाउंट में एसिड या बेस या साल्ट ऐड कर दोगे तो गुड कंडक्टर बन जाएगा वाटर। और जब इसमें आप इलेक्ट्रिसिटी पास करते हो तो ये आपका डिकम्पोज होता है हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस में, है ना। इसका मतलब आपका जो वाटर था वह ऑक्सीजन गैस और हाइड्रोजन गैस से मिलकर के बना था, क्योंकि जो कंपाउंड आपका जिन एलिमेंट से मिलकर बना होगा लास्ट में उन्हीं में जाके टूट जाएगा, है ना।
और चूंकि ये जो डिकम्पोजिशन रिएक्शन हो रहा है, ये इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करने पे आपका डिकम्पोज हो रहा है, इसीलिए इसको हम लोग बोलेंगे इलेक्ट्रोलाइसिस। इलेक्ट्रोलाइसिस, इलेक्ट्रो का मतलब होता है इलेक्ट्रिसिटी, और लाइसिस मतलब ब्रेक डाउन, यानी ऐसा रिएक्शन जिसमें आपका इलेक्ट्रिसिटी पास करने पे, ऐसा डिकम्पोजिशन रिएक्शन जिसमें आप इलेक्ट्रिसिटी पास करने पे कंपाउंड ब्रेक हो जाता है, डिकम्पोज हो जाता है, ऐसे रिएक्शन को हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइसिस, है ना। अगला रिएक्शन कुछ इस तरीके का। What is difference between displacement reaction and double displacement reaction? Write the equation apart these reaction. डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन और डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या डिफरेंस होता है? तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में आपका क्या होता है कि ए मोर रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेस अनदर एलिमेंट फ्रॉम दियर एक्वस सॉल्यूशन, आपका डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। और डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होता है, आपका दो कंपाउंड आपस में आयन का एक्सचेंज कर लेंगे, है ना। और इसके आपके एग्जांपल यहाँ पे दिए गए हैं, ये आप देख सकते हो। यहाँ पे क्या हो रहा है आपका, ऐसा हो रहा है यहाँ से क्लोरीन, आपका जो क्लोरीन है वह नाइट्रेट को डिस्प्लेस कर दे रहा है, और नाइट्रेट आपका क्लोरीन को डिस्प्लेस कर दे रहा है ना। तो ये आपका होगा डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। और यहाँ पे क्या हो रहा है, आपका जिंक जो है कॉपर को डिस्प्लेस कर दे रहा है फ्रॉम कॉपर, एक्वा सोल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट। तो यहाँ पे आपका ये है जो रिएक्शन है, ये एक टाइप का डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर आपका 22 देखोगे, तो जब सिल्वर का रिफाइनिंग किया जाता है, तो रिफाइनिंग के दौरान आपका रिकवरी के दौरान जो होता है सिल्वर सिल्वर नाइट्रेट सोल्यूशन, जो सिल्वर नाइट्रेट का सोल्यूशन होता है ना, इन्वॉल्व द डिस्प्लेसमेंट बाय कॉपर, है ना। यानी सिल्वर नाइट्रेट के सोल्यूशन में हम लोग कॉपर को ऐड कर देते हैं, तो क्या होता है, क्योंकि कॉपर जो है रिएक्टिविटी सीरीज में, कॉपर जो है वह रिएक्टिविटी सीरीज में सिल्वर से ऊपर है ना। इसका मतलब कॉपर जो होगा वह मोर रिएक्टिव होगा इन कंपेयर टू सिल्वर। तो ये अगर मोर रिएक्टिव है आपका, तो ये आपका लेस रिएक्टिव होगा, है ना। तो कॉपर क्या करेगा, मोर रिएक्टिव होने की वजह से कॉपर इस सिल्वर को इसके सोल्यूशन से डिस्प्लेस कर देगा, तो आपका यहाँ पे बनेगा कॉपर नाइट्रेट प्लस सिल्वर आपका अलग हो जाएगा, है ना। तो यही आपका रिएक्शन इन्वॉल्व होता है ड्यूरिंग दी रिफाइनिंग ऑफ सिल्वर। प्रिसिपिटेशन रिएक्शन से आप क्या समझते हैं? प्रिसिपिटेशन ऐसा रिएक्शन जिसमें कोई इनसॉल्युबल सब्सटेंस, ऐसा डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन जिसमें आपका एक कंपोनेंट जो होता है वह इनसॉल्युबल होता है इन एक्वस सॉल्यूशन, है ना। ऐसा रिएक्शन, ऐसा डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन इन विच वन सबस्टा वन कंपाउंड आर फॉर्म विच आर इनसॉल्युबल इन वाटर आर कॉल्ड प्रिसिपिटेशन रिएक्शन। ऐसा रिएक्शन जिसमें कोई आपका प्रिसिपिटेट बनता है। प्रिसिपिटेट का मतलब हम लोग शॉर्टकट में, तो प्रिसिपिटेट को हम लोग पीपीटी के रूप में रिप्रेजेंट करते हैं, पीपीटी, प्रिसिपिटेट। ऐसा रिएक्शन जिसमें कोई आपका प्रिसिपिटेट बनता है। प्रिसिपिटेट का मतलब इनसॉल्युबल सबस्टांस। अगर इनसॉल्युबल सबस्टांस आपका किसी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में बन रहा है ना, तो हम लोग बोलेंगे प्रिसिपिटेशन रिएक्शन। और जो प्रिसिपिटेट होगा वह सोल्यूशन में, क्योंकि इनसॉल्युबल होने की वजह से सॉलिड फॉर्म में यहाँ पे नीचे बैठ जाएगा, और जो इन आपका प्रिसिपिटेट होता है वह कर्ड लाइक होता है, कर्ड मतलब दही जैसा बनेगा, है ना। दही जैसा आपका सॉलिड मटेरियल सोल्यूशन के, जिस भी बीकर में इस आपका कंटेनर में जो रिएक्शन होगा, वहां पे आपका कंटेनर के बॉटम पे बैठ सेटल डाउन हो जाएगा, कौन, आपका ए इनसॉल्युबल सबस्टांस, है ना। जैसे यहाँ पे सिल्वर नाइट्रेट है और सिल्वर क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड। सिल्वर नाइट्रेट के एक्वा सोल्यूशन में जब आप सोडियम क्लोराइड का एक्वा सोल्यूशन ऐड करते हो, तो आपका यहाँ पे सिल्वर क्लोराइड बनता है, जो कि वाटर में इनसॉल्युबल होने की वजह से नीचे बैठ जाता है, बॉटम कंटेनर के बॉटम पे बैठ जाता है ना। तो यानी ये आपका जो मटेरियल है ये है इनसॉल्युबल,
है ना, इनसॉल्युबल है। और ये बीकर के बॉटम पे बैठ जाएगा, इसीलिए इसे हम बोलते हैं प्रिसिपिटेट। और यहाँ पे बनेगा सोडियम नाइट्रेट जो कि सॉल्युबल होता है ना। ऐसे यहाँ पर भी होता है, बेरियम क्लोराइड के एक्वस सॉल्यूशन में सल्फ्यूरिक एसिड आप ऐड करोगे तो बेरियम सल्फेट बनेगा जो कि इनसॉल्युबल होता है वाटर में, इसीलिए प्रिसिपिटेट के फॉर्म में नीचे बैठ जाएगा। ये व्हाइट आपका किस कौन सा कलर का होता है बेरियम सल्फेट? व्हाइट, व्हाइट कलर का होता है। तो जब आप बेरियम क्लोराइड के सोल्यूशन को मिक्स करते हो विथ डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, तब आपका एक व्हाइट कलर का मटेरियल आपको रिएक्शन कंटेनर के बॉटम पे देखने को मिल जाएगा प्रिसिपिटेट के फॉर्म में, है ना। ये जो बेरियम सल्फेट होता है व्हाइट कलर का होता है। अगला क्वेश्चन आपका है, एक्सप्लेन करना है मुझे क्या, इन ऑक्सीडेशन रिएक्शन और रिडक्शन रिएक्शन इन टर्म ऑफ लॉस एंड गेन ऑफ ऑक्सीजन। तो ये तो आप ऑलरेडी जानते हो। ऑक्सीडेशन रिएक्शन ऐसा रिएक्शन होता है जिसमें आपका ऑक्सीजन आपका क्या होता है, ऐड होता है। और रिडक्शन रिएक्शन ऐसा होता है जिसमें आपका हाइड्रोजन ऐड होता है ना। या अगर ऑक्सीजन के टर्म में बात करोगे तो आपका रिडक्शन रिएक्शन ऐसा रिएक्शन होता है जिसमें ऑक्सीजन बाहर निकलता है। तो यहाँ पे देख लो, ऑक्सीजन आपका ऐड हो रहा है तो ये आपका ऑक्सीडेशन रिएक्शन, और यहाँ पे आपका ये यहाँ पर भी ऑक्सीजन ऐड हो रहा है तो यहाँ पर भी आपका ऑक्सीडेशन रिएक्शन। और यहाँ पे आपका देखोगे तो ऑक्सीजन जो है आपका यहाँ से ऑक्सीजन बाहर निकल जा रहा है ना। यहाँ से ऑक्सीजन क्या हो रहा है, बाहर निकल रहा है। तो ये आपका हुआ रिडक्शन रिएक्शन। और यहाँ से भी आपका जो ऑक्सीजन था वो बाहर निकल जा रहा है, तो ये भी हुआ आपका रिडक्शन रिएक्शन। एक क्वेश्चन बहुत बढ़िया है, 25। एक आपका ब्राउन कलर का एलिमेंट है ना। एक एलिमेंट है एक्स, एक ब्राउन कलर का है। और जब इसे हम हीट करते हैं, जब इसे हम हीट करते हैं तो ये आपका ब्लैक कलर का हो जाता है। किस कलर का हो जाता है, ब्लैक कलर का। तो उस एलिमेंट को मुझे पहचानना है ना। और ब्लैक कलर कंपाउंड बना कौन सा, उसे भी मुझे लिखना है। तो ये जो आपका है ये जो एलिमेंट है, एक एलिमेंट है कॉपर, है ना, जो कि ब्राउन कलर का होता है। जब इसे हीट करते हो, जब आप कॉपर को हीट करते हो तो जो कॉपर क्या करता है, एटमॉस्फेयर में जो ऑक्सीजन प्रेजेंट होता है इसके साथ रिएक्शन कर लेता है और बना लेता है क्यूप्रिक ऑक्साइड। तो ये जो क्यूप्रिक ऑक्साइड है ये जमा हो जाता है कहाँ पे, इसके सरफेस के ऊपर। और ये क्यूप्रिक ऑक्साइड आपका ब्लैक कलर का होता है ना। तो वो जो आपका ब्लैक कलर का मटेरियल बन रहा है वो है क्यूप्रिक ऑक्साइड। और एलिमेंट क्या होगा, कॉपर होगा। कॉपर ब्राउन कलर का होता है। और जब इसे आप हीट करते हो तो कॉपर क्या करता है, और एटमॉस्फेयर में जो प्रेजेंट ऑक्सीजन होता है उसके साथ रिएक्शन करके क्यूप्रिक ऑक्साइड बना लेता है जो कि ब्लैक कलर का होता है। एक क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपका है कि हम आयरन आर्टिकल के ऊपर पेंट क्यों अप्लाई करते हैं, क्योंकि पेंट जो कर क्या करता है, पेंट अगर अप्लाई कर दोगे आयरन आर्टिकल के ऊपर, ये जो आपका पेंट होगा ना, ये जो इसके सरफेस पे आप पेंट करते हो पेंट को, तो ये जो पेंट होता है यह इस आयरन, और यहाँ पे जो आपका एटमॉस्फेयर में जो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन और आयरन को डायरेक्ट कांटेक्ट में आने से बचाता है। अगर आपका ऑक्सीजन डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं आएगा आयरन के तो इस आयरन का आपका क्लोजन नहीं हो पाएगा, है ना। अच्छा यहाँ पे बोल रहा है ऑयल एंड फैट कंटेन फूड आइटम आर फ्लश विथ नाइट्रोजन वाई। तो जो आपका फूड आइटम होता है जब वो पैक होता है तो पैकिंग के दौरान आपका नाइट्रोजन गैस भरा जाता है ना। क्यों, क्योंकि नाइट्रोजन जो होता है वह क्या होता है, नॉन रिएक्टिव होता है ना। जो नाइट्रोजन होता है वह
फूड आइटम से रिएक्ट नहीं करता है। अगर फूड आइटम से रिएक्ट नहीं करेगा तो आपका जो फूड आइटम है वह रेंसिड नहीं होगा। रेंसिड होने का मतलब बासी, है ना। तो नाइट्रोजन इनएक्टिव होने की वजह से यह फूड आइटम से रिएक्ट नहीं करता है, और आपका जो फूड आइटम है वह रेंसिड से बच जाता है, रेंसिडिटी से बच जाता है। इसीलिए नाइट्रोजन गैस को फ्लश किया जाता है इन द पैकिंग ऑफ फूड, है ना।